करना है ऑटो इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? हम लोगों की बॉडी में मेमोरी डेवलप हो गई थी, और ये जो मेमोरी डेवलप हुई थी ये किस में डेवलप हुई थी? एक्वायर्ड में कि इनेट में? एक्वायर्ड में। और ये मेमोरी जो डेवलप होती है ये केवल और केवल हायर वर्टिब्रेट्स में डेवलप होती है। यानी क्वेश्चन आएगा सभी में डेवलप होती है कि ऑल वर्टिब्रेट्स की, लोअर वर्टिब्रेट्स की, हायर वर्टिब्रेट? केवल और केवल हायर वर्टिब्रेट्स में डेवलप होती है। और ये दो बातें क्लियर करती है। पहला, बॉडी के अंदर मेमोरी तो है ही है। दूसरी बात यह है कि अपने और परायों की पहचान करती है। यानी ये दुश्मन को पहचानती है कि वो सेल हमारी है कि पराई है। यानी अगर हमारी सेल है तो पहचान जाएगी, अगर कोई पैथोजन है तो पहचान जाएगा। ये क्षमता और किसी के पास नहीं होती, ये केवल और केवल हायर वर्टिब्रेट्स के पास होती है। लिखा है कि हम ये नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। एक कारण समझ में आया कि हायर वर्टिब्रेट्स अपने और पराये मॉलिक्यूल को अच्छे से पहचान सकते हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी से पता चला कि इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है जेनेटिक्स, और दूसरा का भी पता नहीं चला, यानी दूसरा अननोन रीजन है। तो कितने रीजन होते हैं? दो, पहला रीजन और दूसरा अननोन, यानी जिस पे रिसर्च चल रही है। ठीक है। क्या देखा गया कि इसकी वजह से हमारी ही बॉडी हमारी ही सेल को दुश्मन समझ बैठती है। अगर हमारी ही बॉडी हमारी ही सेल को दुश्मन समझ बैठे तो इसी घटना को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी हमारा लिवर हमारी सेल है कि पराई सेल है? अपनी है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इसे क्या समझ बैठा? पराया सेल। अगर पराया समझ बैठा तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, और अगर एंटीबॉडी बनाएगा तो इसे किल कर देगा। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग थे। इस बार क्वेश्चन आया था, है ना? विटिलिगो, ये सारे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वैसे तो जेनेटिकल भी है, लेकिन कभी कभी इसमें भी आती है। क्रॉनिक हिपेटाइटिस, क्रॉनिक एनीमिया, ये सब इसके उदाहरण हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, एडिसन डिजीज, ये सारे। इम्यून सिस्टम जो है बॉडी के अंदर, उसमें आते हैं क्या क्या? लिम्फाइड ऑर्गन आएगा, टॉन्सिल्स आएगा, थाइमस आएगा, बोन मैरो आएगा। तो देखिए, लिम्फाइड ऑर्गन्स जो होता है उसके अंदर क्या क्या आएगा? ऑर्गन्स बने होते हैं टिश्यू से, टिश्यू बना होता है सेल से। यानी ह्यूमन का इम्यून सिस्टम में जो लिम्फाइड ऑर्गन आएगा उसके अंदर क्या होते हैं? लिम्फाइड टिश्यू। लिम्फाइड टिश्यू किसके बने होते हैं? लिम्फाइड सेल्स के। अच्छा, फिर आपको पता है सेल के आसपास कुछ वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये वाटर सोलुबल मॉलिक्यूल, और उसका नाम क्या है? एंटीबॉडीज। यानी वही IgA, IgG, IgE, IgM एसेट्रा। और क्या बोला गया? जैसा हमने पहले पढ़ा है कि इम्यून सिस्टम यूनिक होता है, किस सेंस में? अपने और परायों को पहचानने के लिए। मतलब फॉरेन बॉडी को एंटीजन बोला है, और अपनी बॉडी, अपने लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो अपने और परायों को ये पहचान लेता है और उसको याद भी रखता है। सिर्फ पहचानता ही नहीं है, तो उस मेमोरी को याद भी रखता है। इम्यून सिस्टम और क्या करता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स भी करता है। ऑटो इम्यून भी पढ़ लिया आपने। ठीक है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय इम्यून सिस्टम ही काम करता है। क्यों? और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में रिजेक्शन कौन कर रहा था? CMI की HMI? CMI। और उसी रिजेक्शन को रोकने के लिए हम लोग टिश्यू मैचिंग कराते हैं, टिश्यू और ब्लड ग्रुप मैचिंग कराते हैं। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी लेते हैं। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का उदाहरण क्या था? साइक्लोस्पोरिन A। कहां से निकालते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। लिखा हुआ है कि लिम्फाइड ऑर्गन्स जो हैं, कैसे ऑर्गन्स हैं? ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ऑरिजिन हो और मैचुरेशन हो। यानी लिम्फाइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स की ऑरिजिन हो और फिर उसका मैचुरेशन हो, और मैचुरेशन के अलावा उसका प्रोलिफरेशन यानी सेल का नंबर भी बढ़े। तो 3 वर्ड लिखा है इन्होंने। क्या क्या लिखा है? जहां पे पैदा हो यानी ऑरिजिनेट, और फिर जहां पर क्या हो? ऑरिजिनेट होने के बाद मैच्योर हो, और मैच्योर होने के बाद अपने जनसंख्या को बढ़ाए यानी प्रोलिफरेट करे। कहता है अब ऐसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जहां पर केवल ऑरिजिन होती है, ठीक है ना, जहां पे ऑरिजिन होती है, और क्या होता है फिर वो मैच्योरिटी पीरियड तक चले जाते हैं, उस पीरियड को बोलते, उस लिम्फाइड ऑर्गन को बोलते हैं प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में 2 ही आते हैं। पहला
बोन मैरो दूसरा, हाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी मैच्योर हो गए, ये देखो लिखा है डिफरेंशिएट हो गए, किस मामले में, एंटीजन को पहचानने के मामले में, यानी जो इमेच्योर वाले थे वो कैसे हो गए, मैच्योर। इस तरह के ऑर्गेन्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। जब मैच्योर हो जाएंगे तब वो माइग्रेट करके चले जाएंगे, कहां पर चले जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और यहाँ पे एक इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इफेक्टर सेल का मतलब हो गया अब वो लिम्फोसाइट जो है एंटीजन के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, एंटीजन के लिए क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव, तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में बदल जाएंगे, which then proliferate to become the effector cell, ये बन गए इफेक्टर सेल में। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सिर्फ दो ही आए थे, कौन कौन से दो, बोन मैरो और, हाँ लेकिन सेकेंडरी में क्या क्या आता है, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये सारे आ जाएंगे। बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पे सारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं। बोन मैरो मेन है कि थाइमस मेन है, तो बोन मैरो मेन है, सारी ब्लड सेल वहीं बनती है, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहां होता है, बोन मैरो में। थाइमस जो होता है हमने पढ़ा था लोब्ड ऑर्गन है, थाइमस कैसा था, लोब्ड ऑर्गन था। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि वो हार्ट के वेंट्रल साइड पर और वो स्टर्नम बोन के पीछे, स्टर्नम बोन के पीछे की तरफ होता है। तो लोब्ड ऑर्गन है लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन का दूसरा नाम स्टर्नम, स्टर्नम फ्लैट बोन थी कि नहीं थी, और दूसरी फ्लैट बोन का एग्जांपल रिब्स, ठीक है ना। उसके अलावा क्रेनियम, स्कल। थाइमस जो होता है जन्म के समय बड़ी रहती है, थाइमस जो था जन्म के समय बड़ी रहती है, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के बाद वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है, प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे छोटी होने लगती है, यानी लिखा है reducing in size with the age and by the time of puberty is attained it's reduced to very small stage। कह रहा जन्म के समय बड़ी थी, फिर जब प्यूबर्टी आया तब तक छोटी होने लगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और छोटी हो जाएगी, और छोटी होने के बाद जब ओल्ड एज में बहुत छोटी हो जाएगी तो औसेसी हो जाएगी, औसेसी हो जाएगी तो यहाँ पे टी सेल बनना बंद हो जाएगा, और अगर टी सेल बनना बंद हो गया तो आपके सेल के अंदर संक्रमण जरूर हो जाएगा, और उससे बॉडी कमजोर हो जाएगी कि स्ट्रांग। और यही कारण है कि ओल्ड एज में जाने पर क्या होता है, व्यक्ति की जो बॉडी है वो कमजोर हो जाती है कि स्ट्रांग, कमजोर हो जाती है। और ये बात आपने थाइमस में पढ़ा भी था कि जैसे जैसे ओल्ड एज में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी की इम्यून पावर कम हो जाएगी। बोन मैरो और थाइमस दोनों माइक्रो एनवायरनमेंट देते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा उनका योगदान होता है, किसका, बोन मैरो का, थाइमस का, कि दोनों का, दोनों का योगदान होता है, किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो फॉर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। स्प्लीन जन्म के समय कैसी होती है, नहीं, स्प्लीन जो है लार्ज बी, वो बीन शेप की होती है, और इसको बोलते थे कब्रगाह, किसकी कब्रगाह, आरबीसी की, और यहीं पर ब्लड स्टोर भी हो सकता है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पर फैगोसाइटोसिस भी होती है, ठीक है, यहीं पर फैगोसाइटोसिस कौन करता है, लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स। और ये फिल्टर ऑफ ब्लड भी करता है, यानी फिल्टरिंग ऑर्गन भी है, ब्लड को स्टोर भी कर सकता है, और ये आरबीसी की कब्रगाह भी है। और आरबीसी की कब्रगाह के चक्कर में स्प्लीन को बोला था हम लोग ने क्या, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और देखिए ये लिखा है ब्लड में उपस्थित जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको ये फिल्टर करके हटा देगा। स्प्लीन बड़ा सा रिजर्वायर है, रिजर्वायर का मतलब स्टोर हाउस, क्या स्टोर कर रहा है, तो आरबीसी के चक्कर में ही तो इसको ब्लड बैंक बोला जा रहा है। बताइए ब्लड बैंक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि किसको स्टोर कर ले रहा है, हाँ, तो इसीलिए इसको बोला गया है ब्लड बैंक। लिम्फ नोड जो होता है ये छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए जो डॉट 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 दिखाई गया है, ये लिम्फ नोड छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, यानी स्मॉल होता है, ये स्मॉल होता है, सॉलिड होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, सॉलिड की हॉलो, स्मॉल होता है और सॉलिड होता है, लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट पर लोकेटेड होता है, किसके, लिम्फेटिक सिस्टम के। लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप, लिम्फ नोड का काम क्या है, ये जो ब्लड में उपस्थित पैथोजन होते हैं उन्हें ये पकड़ लेता है,
ये लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी एंटीजन को ये क्या कर लेता है, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड के द्वारा पकड़ लेता है, और उसके बाद लिम्फ नोड जो होते हैं ये पकड़ने के बाद करते क्या है, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और जब लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है HMI और CMI, HMI और CMI। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि माल्ट का क्या नाम है, तो माल्ट का पूरा नाम है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कितना प्रतिशत ऑक्युपाई करता है हमारे टोटल लिम्फाइड टिश्यू का, अकेले 50%। ये और ये कहां पाया जाता है, तो बताया था रग, RUG, R फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, U फॉर और G फॉर, हाँ तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। It constitutes about 50% of lymphoid tissue, ये 50% lymphoid tissue का बनाता है, यानी 50% अभी मैंने आपको बताया। अब रही बात एड्स की, एड्स बहुत ज्यादा इन्फेक्टियस है और साथ ही फैटल भी है, जबकि नॉन इन्फेक्टियस बट फैटल, हाँ कैंसर, सबसे ज्यादा डेथ का कारण क्या है, हाँ कैंसर। फिर उसके बाद वर्ल्ड में जो वर्ल्ड एड्स जो है इसका पूरा नाम पूछा जाता है, एक्वायर्ड का मतलब हो गया किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ साइकिल के दौरान इसको अचीव किया। दूसरा बात, इम्यूनो का मतलब हो गया इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी का मतलब कमी आई, और इस कमी आने की वजह से हमारे अंदर अनेकों रोगों के लक्षण एक साथ दिखाई पड़े, इसीलिए नाम पड़ा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो यहाँ अलग अलग बता भी रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, और हम एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में, किसी भी इंडिविजुअल से ये हो सकता है, इसका मतलब ये जन्मजात रोग नहीं है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ डिजीज ऑफ सिम्टम्स। और एड्स को पहली बार 1881 में 1981 में, ठीक है, लगभग 25 लास्ट 25 ईयर में इसको पूरे वर्ल्ड में देखा गया कि इसने लगभग 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, यानी कि 25 मिलियन 2.5 करोड़ लोगों की भी जान पर तब से ये 25 सालों में ले ली इसने, यानी ये भी काफी खतरनाक है। पहली बार कब खोजा गया, पिछले 25 सालों में कितने लोगों की डेथ हुई, हाँ तो एड्स जो होता है इसको ये होता है HIV वायरस से। अच्छा HIV वायरस का क्या नाम है, पूरा नाम है, ये HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखिए रोग का नाम पूछा जाए तो एड्स, लेकिन वायरस का नाम पूछा जाए तो HIV, वायरस का नाम है HIV, और ये ग्रुप ऑफ वायरस है, और इसके ग्रुप को बोलते हैं रेट्रोवायरस। देखिए 3 क्वेश्चन यहां बने, ग्रुप ऑफ वायरस इज नोन एज रेट्रोवायरस, और उसको जो कॉज करता है उसे क्या बोलेंगे, HIV, और डिजीज का क्या नाम होता है, एड्स, एड्स का पूरा नाम हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन कैसे होता है, पहला संक्रमित व्यक्ति के सेक्सुअल कांटेक्ट से, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, जैसे हस्बैंड को है तो वाइफ को हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर मदर से बच्चे को हो सकता है, यानी मदर से बच्चे को हो सकता है तो सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा हो जाएगा। फिर अनकंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट लेने से, यानी क्या, दूषित ब्लड का मतलब होता है यहाँ पे कोई HIV का पेशेंट है और किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको उसका ब्लड इमरजेंसी में देना पड़ गया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि हमें HIV है, ऐसे बहुत सारे केस है। अभी आगे पढ़ोगे आप, विंडो पीरियड बहुत बड़ा होता है, विंडो पीरियड इतना बड़ा होता है कि कई वर्षों तक 10 साल तक चला जाता है, 5 से 10 साल तक चला जाता है, ठीक है, इसीलिए ज्यादातर ये फैल जाता है। अब तीसरा है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड सिरिंज एंड निडिल, जो कि इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, यानी नसों में सुई लगाते हैं। और चौथा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड बाय द प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा सबको रोक लेता है लेकिन HIV और हेपेटाइटिस को नहीं रोक पाता। इसीलिए अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था HIV, हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्पीस, इनका इलाज पॉसिबल नहीं है। सो पीपल हु वांट टू हाई रिस्क, कहता है किन लोगों को ये ज्यादा होगा, उन लोगों को ज्यादा होगा जिनमें मल्टीपल पार्टनर्स हो, ये लिखा हुआ है, जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है। ड्रग एडिक्ट हु हैव टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, यानी जो ड्रग इंट्रावेनसली मतलब वेन में लेते हो,
इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, बार बार रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, यानी क्या, जो HIV इन्फेक्टेड मदर अगर है तो बच्चा HIV बॉर्न हो सकता है। और कह रहा है कि लगातार व्यक्ति क्यों रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहेगा, उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन क्या है, किसी को थैलासीमिया हो गया है तो कराना चाहेगा, कभी कभी क्या हो जाता है डायलिसिस हो रही है तब कराना चाहेगा, या कभी कभी क्या होता है ब्लड, लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कुछ लोग ब्लड डोनेट ज्यादा करते हैं, उनको उस समय लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारी कंडीशंस हैं जहां जहां ये दिया जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV नॉट स्प्रेड बाई मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब छूने से नहीं फैलता। मतलब अगर किसी कोई व्यक्ति को HIV है, आपने उससे हाथ मिला लिया, आप अगल बगल बैठ के पढ़ रहे हो साथ, ठीक है ना, उसके बाद आप एक ही बेड पे सो भी गए तो भी आपको नहीं होना। क्यों? अनटिल अनलेस की बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में ना आ जाए, यानी बॉडी फ्लूइड जब कांटेक्ट में आएगा तब जाके ये HIV होता है। ये लिखा है स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, इट इज हेंस इंपरेटिव। इसका मतलब क्या कहा गया, ये हमें जान लेना चाहिए कि जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो ठीक है इसकी, मतलब व्यक्ति भौतिक रूप से और देखा जाए तो साइकोलॉजिकली, मतलब अपना उसका जो सोच साच है वो बिल्कुल फिट है, हमारी आपकी तरह नॉर्मल है। अगर HIV पर्सन है तो आप व्यवहार से नहीं उसको जज कर सकते, कोई आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि अंदर HIV है तो उसकी बॉडी में कोई असर दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। HIV इन्फेक्टेड पर्सन को इसीलिए आइसोलेट नहीं करना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन को फैमिली या सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना चाहिए, जब सामान्य व्यवहार है तो आइसोलेट नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन सावधान रहना चाहिए, है ना, कि क्या सावधानी है, जो उसने मान लो कोई ब्लेड यूज की है उससे आप सेविंग ना करें, है ना, कभी क्या होता है कभी ब्लड का लेन देन ना करें, तो उस केस में उससे सावधान रहना चाहिए। देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग, कहता है हमेशा संक्रमण से लेकर के सिम्टम नजर आने तक का काफी बड़ा गैप होता है। और मैंने आपको बोला वैसे तो कभी कभी कुछ मंथ तक हो सकता है, पर कभी कभी कुछ क्रॉनिक केस में 5 से 10 साल तक कभी वक्त लग जाता है। इसका मतलब काफी वर्ष तक HIV हुआ है कि नहीं यही नहीं पता। आप बताइए, अच्छा किसी को HIV हो गया 5 से 5 साल हो गए, उसको कोई ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा है, सिम्टम नहीं नजर आ रहे कोई, तो अगर सिम्टम नजर ही नहीं आ रहे तो वो क्या अपना HIV टेस्ट कराने जाएगा? नहीं। अच्छा, और उसके बाद अगर 5 से 10 साल बाद अगर उसको सिम्टम नजर आया भी, तब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसका हिस्ट्री खंगाल लेंगे, जब हिस्ट्री खंगाल लेंगे तो उनको डाउट होगा, आजकल तो हिस्ट्री भी नहीं खंगालनी होती है, HIV का टेस्ट करा लेते हैं, तो HIV टेस्ट से तब पता चलेगा कि HIV है। इसके लिए फिगर को समझो पहले आप। सबसे पहले चूंकि ये रेट्रो वायरस है, वायरस का कैप्सिड कभी भी अंदर एंटर नहीं करता, तो ये रेट्रो वायरस है, ये कैप्सिड है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, वो भी 2 होता है नंबर में 2, मैं डबल नहीं बोल रहा हूँ, 2 पीस किसके, सिंगल स्टैंडर्ड RNA के, ठीक है। वो जैसे ही हमारी नॉर्मल सेल पर, और किस सेल पर अटैक करता है, नॉर्मल सेल का मतलब है जो CD4 पॉजिटिव है। CD4 पॉजिटिव कौन सी सेल होती हैं, जो इम्यूनिटी को कंट्रोल करती हैं, जैसे मैक्रोफेजेस सेल, जैसे आपकी अन्य सेल हो गई, ठीक है ना, मोनोसाइट, ये CD4 पॉजिटिव सेल है, ये उन्हीं को जाके अटैक करता है। अब जब उनको जाके अटैक किया तो देखो कैप्सिड बाहर रह गया, लेकिन जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जैसे ही वायरस का अंदर RNA आया, तुरंत इसके पास एक एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और हम लोग ने पढ़ा भी है, इस घटना को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये जेनेटिक्स में अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, ठीक है ना। सेंट्रल डोगमा यहाँ पे फेल हो रहा था थोड़ा, है ना। तो देखिए RNA से DNA बन गया, अब ये वायरस का RNA जो है वो अब जाएगा अंदर, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर मतलब हमारे न्यूक्लियस के अंदर गया और उसके साथ जुड़ गया। आपको पता है कि वायरस के अंदर प्रॉपर्टी होती है, या बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, वो DNA से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ओरी होता है उसके पास, जुड़ गए तो वो जितनी बार हमारी, आपने तो पढ़ा ही होगा कि अगर किसी DNA को हमारी सेल में डाल दिया जाए तो उसका फ्यूचर क्या होगा, आंसर आएगा शायद वो डिवाइड ना हो। लेकिन अगर उसी के DNA को हम लोग किसी उसके साथ जोड़ दे जिसके पास ओरी है, तो वो उतनी ही बार डिवाइड करेगा जितनी बार वो DNA डिवाइड कर रहा है।
मान लो आपका ओरी वाला डीएनए जो है वो 20 बार डिवाइड कर रहा है, तो कितनी कॉपी बना देगा? 20 कॉपी बना देगा। ऐसा ही कुछ यहां हो रहा है, इसका डीएनए इसके साथ जुड़ गया, अब इसको ओरी मिल गया, अब ओरी मिलते ही ये तेजी से क्या हो गया? रेप्लिकेट करने लगा, और धीरे धीरे इसने बहुत सारे वायरस का जेनेटिक मटेरियल बना दिया। और आपको पता है कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल से फिर आगे प्रोटीन बन सकती है। आपको पता है कि आरएनए से प्रोटीन बनना कितना आसान है, एक बार डीएनए से प्रोटीन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने अभी जेनेटिक्स में पढ़ा था कि आरएनए डायरेक्टली एक्सप्रेस करके क्या बना सकता है? प्रोटीन। लेकिन डीएनए को आरएनए पर निर्भर रहना पड़ता है, किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी लाइन पढ़ी थी कि नहीं? इस तरीके से एक वायरस गया था, आप देखो अंदर कितने सारे वायरस आ गए, और जब ये सेल डैमेज होगी तो और भी सेल पर जाके संक्रमण करेगा। और कह रहा है नोट इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव व्हाइल वायरस कैन रेप्लिकेट एंड रिलीज। कह रहा है इन्फेक्टेड सेल सर्वाइव कर सकती है, लेकिन वायरस जो है वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट करेगा और उस सेल से रिलीज होकर बाहर आएगा, फिर से दूसरी सेल को अटैक करेगा। यही बात यहां लिखी हुई है। एक बार व्यक्ति के अंदर आ गया HIV, तो ये जुड़ जाएगा। देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन द वायरस इंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस सेल। मैक्रोफेजेस सेल में जाकर के आरएनए जीनोम जो था वो रेप्लिकेट करने लगा, और उसने क्या किया? वायरल आरएनए बना दिया। किसकी मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। अब ये जो वायरस का डीएनए है ये जुड़ गया किसके साथ? हमारे सेल के साथ। हमारा सेल मतलब होस्ट सेल के साथ जुड़ गया, और अब इन्फेक्टेड सेल के अंदर क्या बनने लगे? वायरस के पार्टिकल्स। मैक्रोफेजेस के अंदर लगातार वायरस पनपने लगे, और इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया HIV फैक्ट्री। तो किस सेल को HIV फैक्ट्री कहा जाता है? मैक्रोफेजेस सेल को HIV फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा, एट द सेम टाइम HIV जो था वो टी हेल्पर सेल में भी चला गया। टी हेल्पर सेल में भी चला गया, और टी हेल्पर सेल की सामान्य व्यक्ति में संख्या होती 1200 पर मिलीमीटर क्यूब, 1200 के करीब होती पर मिलीमीटर क्यूब। अब ये इतना कम करने लगता है, वो घटा के ले आता है 700, 800, 200 तक घटा के ले आता है। अब कहाँ सोचो, 1200 पर एक बूंद में होना चाहिए, अब एक बूंद में रह गया है 200, तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो जाती है। प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इनटू द ब्लड अटैक द हेल्पर सेल, यानी जो नए नए वायरस बनते जा रहे हैं, जो बच्चे बनते जा रहे हैं, प्रोजेनी संतानें, वो ब्लड के थ्रू जा रही हैं और जाकर के हेल्पर सेल को अटैक करती जा रही हैं। ऐसा बार बार रिपीट होगा, और प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, यानी नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल जो है वो घट जाएगा इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम द बूट्स ऑफ फीवर। इसका मतलब होता है बार बार कोई चीज होना, यानी बारंबार, क्या बारंबार वर्ड सुना है ना, बारंबार बोलते कई बार, मैनी टाइम्स, तो बार बार फीवर आएगा व्यक्ति को। अच्छा, और बार बार डायरिया होगा, सबसे बड़ा यही है, फीवर बार बार आना, डायरिया, वेट लॉस तेजी से होना, अचानक से वेट लॉस होना, और उसके बाद क्या? अदर चीजें होना। ये मेन सिम्टम्स है। जब लगातार व्यक्ति का हेल्पर टी सेल घट रहा है तो पर्सन क्या करता है? पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। पर्सन क्या होता है? इन्फेक्शन, पर्सन जो है वो अदर इन्फेक्शन होने लगता है। आप खुद सोचिए, अगर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो जो दुश्मन है वो हावी हो जाएंगे। अब दुश्मन कौन है? दुश्मन है बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, जिससे ट्यूबरकुलोसिस होती है। ठीक है, वायरस है, और क्या? फंजाई है, और कुछ पैरासाइट्स है जैसे टैक्सोप्लाज्मा। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बैक्टीरिया कौन सा होगा? हाँ, वायरस को स्पेसिफिक नहीं दिया, फंजाई भी को स्पेसिफिक नहीं दी, पैरासाइट का नाम स्पेसिफिक दिया है टॉक्सोप्लाज्मा। पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, एंड ही और सी अनएबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट द इन्फेक्शन, यानी कि वो अपने आप को बचा नहीं पाती, वो अपने आप को बचा नहीं पाते। एंड वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एलाइजा। एलाइजा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, और ये बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर, यानी ये बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। और ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, यानी बायोटेक्नोलॉजी में, ये इसका डिटेल दिया, यही लाइन लिखी है कि इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, बोलते हैं ट्रीटमेंट कर तो सकते हैं, यानी एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स तो ले सकते हैं,
लेकिन ये पार्शियली इफेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। केवल क्या हो सकता है, हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर व्यक्ति 10 साल में मरने वाला था, तो हो सकता है हम 15 साल तक उसकी 5 साल और बढ़ा ले, लेकिन मरना तय है, ये कंफर्म है। केवल पार्शियल इफेक्टिव है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ द पेशेंट, क्या कह रहा है, केवल लाइफ बढ़ेगी, उसकी आयु बढ़ेगी, कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, आप मौत को नहीं टाल सकते हो। इसका मतलब वो तो होके रहेगी। इनइविटेबल का मतलब होता है जो ऐसी घटना जो आपके बस में ना हो, जो सामान्यता होनी ही होनी है, तय। जैसे मैं बोलूं मैं अमर हूं, हो ही नहीं सकता, है ना, मरूंगा ही मरूंगा। आप बोलो सर हम अमर हैं, आप भी मरोगे, है ना। तो ये चीज इनइविटेबल होती है, यानी क्या होता है कि जो घटना होती, सामान्यता घटना है, सामान्यता होती रहेगी। प्रिवेंशन ऑफ HIV, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, तो एड्स का कोई क्योर नहीं है। एड्स का क्या कोई क्योर है? नहीं, तो एड्स का कोई क्योर नहीं है। हेलो, तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स, तो इन एड्स नो क्योर, मतलब बोला गया कि एड्स में कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर ऑप्शन, प्रिवेंशन ही केवल बेटर ऑप्शन है। ठीक, एक देख लीजिए फिर हम आप। एड्स जो होता है उसका कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन ही बेटर ऑप्शन है। HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर, यानी कि बोलते हैं ये जानबूझ के की गई एक वो हो सकता है। क्यों जानबूझ के गलती की गई, गलती क्यों, हमारी लापरवाही से होगा, हमारे केयरलेसनेस से होगा। इज नॉट समथिंग, ये ऐसा नहीं है कि बाई चांस हो गया, आपको अचानक से हो गया। जैसे आपको निमोनिया जाने अनजाने में हो गया, निमोनिया तो मान लो जाने अनजाने में हो गया, भाई किसी को निमोनिया था, संपर्क में आए, हो गया, है ना। अच्छा टाइफाइड, टाइफाइड पानी कंटामिनेटेड था, खाना कंटामिनेटेड था, हो गया। लेकिन HIV नहीं हो सकता अनटिल अनलेस की बॉडी लिक्विड कांटेक्ट में ना आ जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, कहता है वास्तव में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट है उससे होगा, मम्मी से बच्चे में होगा। मे टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, तो ये हमारी गलती है क्योंकि हमने मॉनिटरिंग नहीं करी। अगर हमने मॉनिटरिंग करी होती है, आज की डेट पे जो मदर जब प्रेग्नेंट होती है, आज की डेट पे भारत की बात बता रहा हूं, तो गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले HIV करा लेती है, सबसे पहला टेस्ट। भाई आप कहो पहले डॉक्टर को पता है कि उसको करना क्या है। आज की डेट पे ये जो आप बोलते हैं ना एमनियोसेंटेसिस नहीं कराया, ऐसे ऐसे टेस्ट हैं, एमनियोसेंटेसिस कराने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे में कौन सा वो डिसऑर्डर हो सकता है ये सब पता लग जाता है, वो सब डॉक्टर के पास सैंपल होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे वो पता कर लेते हैं। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, केवल एक ही एक्सक्यूज हो सकता है कि इग्नोर किया गया चीजों को। इट हैज बीन राइटली सेड, बोलते हैं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये लाइन भी आई हुई है। मतलब अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो डेथ नहीं होगी हमारी, अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो डेथ नहीं हो सकती है, राइट। अब इन्होंने क्या बोला, और एड्स के लिए हम एक कमेटी बनाई गई है, एड्स कमेटी का नाम है क्या, नैको। नैको का पूरा नाम पूछा गया है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं एड्स के लिए। WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए एड्स को
इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे उन्होंने सेफ ब्लड बैंक बनाए। सेफ ब्लड बैंक मतलब जब आप ब्लड डोनेट करने जाओगे तो आपका पहले ब्लड ले लिया जाएगा। उसको स्टोर करने से पहले सरकार अपने खर्चे पे, जो ब्लड बैंक होते हैं सरकारी होते हैं, आजकल तो प्राइवेट भी हो गए, तो वो लोग HIV टेस्ट करने के बाद ही उसको स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से ले लिया और दूसरे को चढ़ा दिया डायरेक्ट, ऐसा नहीं है। हाँ, प्राइवेट वाले हो सकता है कर देते हैं ऐसा, क्योंकि भाई पैसा ऐसी लालच ही है। तो मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक्स सेफर फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल, यानी क्या, केवल डिस्पोजेबल नीडल का उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। यानी WHO ने कहा सेफ ब्लड बैंक बनाइए। दूसरा, डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल का प्रयोग करिए, चाहे पब्लिक हॉस्पिटल है या प्राइवेट। और जैसे CSC हुआ, PSC हुआ, वहां पे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स होता है। और आपने पढ़ा भी था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि आजकल इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। उसके दो कारण थे, एक तो क्या प्राइवेसी को ध्यान में रख के बनाया गया है, नंबर 2 क्या था, सेक्स वो ट्रांसमिटेड डिजीज है यानी STI, उसको ये आसानी से रोक लेता है। ये लाइन लिखी थी NCERT में, इसलिए इसका ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। तो ऐसी चीजें गवर्नमेंट फ्री में दे रही है ताकि HIV को रोका जा सके, ठीक है। कंट्रोलिंग द ड्रग एब्यूज, यानी ड्रग एब्यूज को रोका जाता है, इसीलिए सख्त कानून है। आपको पता है नारकोटिक्स एक कानून है। नारकोटिक्स का मतलब होता है वो दवाएं जो बैन है, जो सरकार ने रोक रखी है, उनको अगर कहीं बेचा गया, कहीं वो किया गया, या जो ये इंजेक्शन वाली जो चरस गांजा अफीम जो ले रहे हैं, वो इन सबको बहुत सख्त कानून है। अब वो बात अलग है कि चल सब जाता है ना। एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स, यानी लोगों को बताना कि सेफ सेक्स क्या है और कैसे उसको जागरूक करना कि HIV से कैसे बचेंगे। रेगुलर चेकअप कराते रहना, सरकार कैंप लगाती है। अगर किसी को कोई डाउटफुल है तो जैसे जो लोग सरकारी विभाग में जाते नहीं, 1 रुपए की पर्ची बनवा के, अगर किसी को डाउट है तो सरकार फ्री में आपका टेस्ट करेगी। तो क्योंकि उससे क्या होगा, वरना वो बहुत सारे लोगों को फैल जाएगा। तो देखो लिखा भी है HIV ससेप्टेबल पर्सन का रेगुलर चेकअप करेगी सरकार। एंड आर सम सच स्टेप्स टेकन अप, यानी ये सब WHO ने हम लोगों को बताया और ऐसा हम लोग कानून में ले आए या अपने हरकतों में ले आए। अब क्या लिखा है, इन्फेक्शन विद HIV या एड्स पेशेंट समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। कह रहा है अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो ये छुपाना नहीं चाहिए। मतलब अगर डॉक्टर को भी पता चला तो ये अपने स्टाफ से भी नहीं छुपाना चाहिए। अच्छा सोचो जरा, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो सबसे ज्यादा खतरा तो डॉक्टर को है। क्यों? वो आपका ऑपरेशन कर रहा है और कट वट लग जाते हैं, अमूमन बात है। कभी कभी सिरिंज नीडल वो चुभ जाती है, कभी पेशेंट का वो कर रहे हैं और उससे निकाला और कैप पहनाते, जब कैप नहीं होती उसके ऊपर, कभी कभी कैप पहनाते, पता लगा ध्यान चुका, पता लगा खुद को चुभ गई। ऐसे होता है, इसीलिए डॉक्टर लोग बड़े समझदार रहते हैं, इंजेक्शन सिस्टर से लगवाते हैं या वार्ड बॉय से। वो लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं वो लगा के, है ना। Since then the infection may spread to many more people, यानी इससे बहुत सारे लोगों को हो सकता है। HIV infected person need help to sympathy, यानी HIV infected person को sympathy की जरूरत पड़ती है। या instead of being shunned by the society, यानी सोसाइटी उसको मतलब वो करे, जिसको बोलते हैं अवॉइड, उसको ताने दे, बजाय इसके सोसाइटी ताना ना दे करके उसको एज ए डिजीज समझे और उससे सिंपैथी दे। जब तक सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी इसको एक समस्या के लिए, तब तक कलेक्टिव मैनर में हम इसको वाइडली स्प्रेड होने से नहीं रोक पाएंगे। ऐसे बहुत सारे अभी ऐड आते थे, अभी कुछ ही दिन पहले बंद हुए। अभी जब से कोरोना आ गया तो पूरा ध्यान सबका इधर उधर चला गया ना। कोरोना के जस्ट पहले टीवी पे कई ऐड आता था, ये ऐड आता था कि ये HIV पे ही, इसी पर कि एक व्यक्ति रिजाइन कर दिया, कल फिर बॉस के पास दूसरा व्यक्ति आता है, बोलता है रिजाइन, मैं भी रिजाइन कर रहा हूँ, फिर तीसरा आता है मैं भी रिजाइन कर रहा हूँ। एक दिन पूरा ऑफिस पहुंच जाता है कि हाँ सर हम सब रिजाइन करेंगे, तो बोलते हैं क्यों, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी सर, क्या हुआ आपको, काम नहीं वर्क पे हुआ आपका इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो बोलने लगा क्योंकि आपने एक डिसीजन ही गलत लिया। आपने, जिस व्यक्ति ने पहले दिन रिजाइन किया वो एड्स पेशेंट था,
उसकी आपने उसको इतना बाध्य कर दिया कि लोगों ने ताने मारने चालू कर दिए कि ये तो एड्स पेशेंट है, इसने गलत काम किए और इसलिए ये निकाला जाना चाहिए, तो उसने निकाल दिया है ना। तो ये पॉजिटिव मैनर में सोचने की जरूरत थी कि उसने सब लोग रिजाइन करने लगे ये सोच के, क्योंकि उसे ये रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पढ़े लिखे थे, जो लोग नहीं पढ़े लिखे थे वो ऐसा सोच रहे थे। तो उसने अपनी गलती को मतलब रियलाइज किया और बोला उसको कॉल करके जल्दी से ऑफिस में बुलाओ, फिर उससे माफी वाफी मांगी और उसने बोला नहीं तुम काम करो कल से। तो ये मैसेज यही था कि, और फिर ये आता है लाइन कि एड्स छूने से नहीं फैलता, साथ खाना खाने से नहीं फैलता, साथ काम करने से नहीं फैलता, ठीक है ना। तो आप लोग इस जो मिसकंसेप्शन है उससे दूर रहिए, मतलब उसका मैसेज यही था। अब ये तो डिपेंड करता है किस नियत से कर रहे हैं है ना। तो नियत पर डिपेंड करता है। Only we tackled the society and medical fraternity acting together and prevent to spread of the disease, यानी कि बहुत इस तरह से कई गुना फैलने से रोका जा सकता है। कैंसर बहुत भयानक डिजीज है ह्यूमन बीइंग को, और मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। यही मैंने पूछ रहा था आपसे, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ हुई तो किसके कारण? सबसे ज्यादा डेथ हुई है तो कैंसर के कारण हुई है, ठीक है। और आपने देखा है कैंसर तो आजकल बड़ा आम हो गया है। रीजन प्रिजर्वेटिव, खाने में हर चीज में प्रिजर्वेटिव मिल रही, खाना जो हम खा रहे हैं पेस्टिसाइड्स वाला खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेस्ट हमारी बॉडी में आ जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग लाते हैं मार्केट से फल लाते हैं, एक बार वॉश किया अच्छे से, खाना चालू कर दिया। ये एक रिसर्च कहती है कि अगर आपने फल को 15 से 20 मिनट तक हल्का सा सॉल्ट डाल के नहीं रखा और फिर खाने से पहले, उसके बाद ही उसको यूज करें, रिसर्च ये कहती है ना। तो अगर उसमें पेस्ट का इफेक्ट होगा या कीटनाशक का प्रयोग किया गया होगा तो नलिफाई हो जाता है, यानी नील हो जाता है। इससे क्या होगा, जो हम लोग खाते हैं साथ में बच्चों को खिला देते हैं, तो ये चीजें नहीं होंगी। भाई स्प्रे किया जा रहा है कीटनाशक दवाओं का, तो कीटनाशक दवाएं भी सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। हर व्यक्ति के अंदर डीडीटी है, हर व्यक्ति के अंदर डीडीटी है, आप पढ़िए कभी साइंस में, है ना। हर व्यक्ति के अंदर पेस्ट का लेयर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग पेस्ट वाली चीजें खा रहे हैं, है ना। ये इसी वजह से कैंसर हो रहा है, और अभी इसीलिए सबसे ज्यादा शहरों में हो रहा है। देखो गांव में बहुत कम होता है, किसको कैंसर होता है? बहुत कम लोगों को। शहर में क्या, लाइफ स्टाइल में बदलाव, एल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग कंजप्शन, गुटखा, है ना, सबसे बड़ी बात तो ये। तो मोर देन मिलियन इंडियन सफर्स फ्रॉम, हाँ सबसे बड़ी बात, मिलावटी हल्दी आ रही है। भाई कौन देख रहा है? अच्छा, क्या सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या आप जाके देख रहे हो कि 100% प्योर है? हो सकता है मिलावट हो, है ना। जब नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी में मिलावट हो, लेड का वो मात्रा ज्यादा पाया गया, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया बीच में कोरोना के समय, देखा होगा, बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सोचिए, कंपनीज तो अपना प्रॉफिट देखेगी ही देखेगी। तो ऐसे देखा जाए तो मोबाइल टावर्स बड़े हार्मफुल हैं, ये हम लोग को, ब्रेन को बहुत खराब करते हैं। रोबोट 2.0 में ये दिखाया भी गया, ये सच है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के चक्कर में हमारी मोबाइल टावर अच्छे हो, इसके चक्कर में ही कौवे गायब हो रहे हैं, गौरैया गायब हो रही है। हम इंसानों का जो इरिटेशन पावर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले इंसान इरिटेट नहीं होता था, अब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, गुस्सा भयंकर आ जाता है उसको। ये सब मोबाइल का नेटवर्क से घिरे रहने की वजह से, ठीक है ना। बेचैनी, ब्लड प्रेशर, ये सब मोबाइल की वजह से होती है। कैंसर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ देम डाई फ्रॉम एनुअली, यानी क्या, कैंसर बहुत ज्यादा होता है और एनुअली कई लोग मर जाते हैं इससे। द मैकेनिज्म अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। बोलते हैं कौन सा मैकेनिज्म काम करता है? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, जो नॉर्मल जीन है उसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन, ये बदल जाता है किसमें? ऑन्कोजीन में। कैसे? कॉस्मिक रेस की वजह से। अच्छा, किसी डॉक्टर ने बोला एक्सरे करा के लाओ, आपने करा लिया, फिर आपको फिर जरूरत पड़ी, आप फ्रैक्चर हो गया, आपने फिर एक्सरे कराया, फिर उसने बोला आपकी यहाँ पे मुझे डाउट ये, फिर आपने एक्सरे कराया। एक ही डॉक्टर 5-5, 6-6 बार एक्सरे करवा देता है। रिसर्च कहता है कि 10 बार से ज्यादा अगर एक्सरे लाइफ टाइम में हो गया तो आपका कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कहता कैंसर हो जाएगा, रिसर्च ये बताता है कि आंकड़ा बढ़ जाएगा, यानी कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। प्रिजर्वेटिव वाले फूड खाने से नॉन प्रिजर्वेटिव वाले फूड खाने की तुलना में कैंसर कम होता है लोगों को, है ना। प्रिजर्वेटिव जो ज्यादा खा रहे हैं,
जितने चाइनीज फूड आइटम्स हैं इनसे कैंसर बढ़ता है, जितने हमारे भारत के मूल खाने हैं इनसे कैंसर कभी नहीं होता। अच्छा, कैंसर और क्यों बढ़ रहा है? मैदा जैसी चीजें खा रहे हैं, उसको अल्ट्रा फाइन करके खा रहे हैं, उसमें ग्लूटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है। उससे पहले के लोग क्या होता था, बदल बदल के अनाज खाते थे, कभी जौ की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी उसकी रोटी, है ना। तो अलग अलग टाइप का, अलग अलग लाइफ स्टाइल की वजह से। its treatment cell and its treatment control have some of most intense area of research in medicine, यानी काफी तेजी से रिसर्च इसमें चल रही है। हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल प्रोसेस है और रेगुलेटेड प्रोसेस है। कैंसर सेल में देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इसमें ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, ये ब्रेक हो जाता है। नॉर्मल सेल सो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब जब हमारी सेल डिवाइड होती है और 4 सेल बन गए, चारों एक दूसरे को टच करने लगी, तो अब अगली बार डिवीजन नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। ये नॉर्मल सेल में होती है, लेकिन नॉर्मल सेल के अंदर तो ये प्रॉपर्टी थी, लेकिन जैसे ही ये प्रॉपर्टी होती है कि कांटेक्ट में आने पर इनहिबिट हो गया, क्या? अनकंट्रोल ग्रोथ। ग्रोथ होगा, कंट्रोल होगा, अनकंट्रोल नहीं। जैसे अभी त्वचा में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, अरे इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है क्योंकि पुरानी कोशिकाएं टूट रही है, नई कोशिकाएं बन रही है, वो हो रहा है। लेकिन हम बोले कि यहाँ पे ऐसे इस तरह से स्ट्रेचिंग में ग्रोथ नहीं हो रही है। यहां तब होगी जब ब्लेड से कट लग जाएगा। जब ब्लेड से कट लगेगा, घाव भरेगा, फिर से कांटेक्ट में आया, घाव भरने के बाद रुक जाएगा ग्रोथ। अच्छा, ऐसा थोड़ा ना होगा कि घाव भरने के बाद भी सेल डिवाइड करती रहे। अगर घाव भरने के बाद भी सेल डिवाइड करती रहेंगी तो हो जाएगा अनकंट्रोल सेल डिवीजन, दैट इज कैंसर। और लिखा है कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब दे डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। एज रिजल्ट ऑफ दिस cancerous cell just continue and divide giving rise to the mass of cell that is called as tumor, यानी कैंसर सेल तेजी से डिवाइड करती हैं और ट्यूमर बना लेती है। ट्यूमर दो प्रकार के होता है, एक बिनिंग और एक मैलिग्नेंट। बिनिंग ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन, यानी बिनिंग ट्यूमर जो होता है कन्फाइंड होते हैं ओरिजिनल लोकेशन पर एंड डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज, और उससे बहुत कम नुकसान होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड होती रहेगी और नई नई कोशिका बनाती रहती है। ये सेल ग्रो करेगी बहुत तेजी से, यानी बहुत तेजी से ग्रो करेगी और हमला कर देगी और नुकसान पहुंचाएगी। और किस सेल को नुकसान पहुंचाएगी? नॉर्मल सेल को। एज दिस सेल एक्टिवली डिवाइड, ये सेल तेजी से डिवाइड होगी एंड ग्रो, दे ऑल्सो कॉल्ड स्टार्व, दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल, यानी नॉर्मल सेल भूखी रह जाएंगी। और क्यों? क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा, भाई कौन सी सेल खाना खाने लगी? कैंसरस सेल। पहले कौन खा रही थी? हाँ, और कौन सी सेल हावी हो गई? कैंसरस सेल। तो तेजी से कंपटीशन होने लगा। लिखा है इसलिए जो सेल थी जो टूट टूट के अलग हो रही थी ट्यूमर से, वो दूर चली गई और वहां पे ब्लड के द्वारा दूर चली गई और वहां उसने अपना घर बना लिया, लॉस्ड इन द बॉडी, और वहां पर नया ट्यूमर फैलने लगा। तो ये सबसे खतरनाक ट्यूमर होता है। ऐसा ट्यूमर जो एक जगह हुआ, कोई नहीं, ऑपरेशन करेंगे निकाल देंगे। ऐसा ट्यूमर जो एक जगह हुआ, फटा, फिर दूसरी जगह गया, फिर वहां ट्यूमर बनाया, फिर तीसरी जगह गया, फिर ट्यूमर बनाया, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? मेटास्टेसिस की मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस क्या था? पॉलिप का मेडूसा में बदलना और मेडूसा का दोबारा से पॉलिप में बदल जाना, ये कहलाता था क्या? मेटाजेनेसिस। और ये था ओबेलिया में। कैंसर के कॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल, नियोप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, यानी 3 तरह के एजेंट से हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। इन एजेंट्स को बोलते हैं कार्सिनोजेंस। और यूवी रेडिएशन पूछा गया कैसा होता है? नॉन आयोनाइजिंग। जबकि एक्सरे, गामा रेस, कॉस्मिक रेस, ये सब कैसा होता है? आयोनाइजिंग। और ये जो भी रेडिएशन होता है ये क्या करता है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। केमिकल जो कैंसर कॉज करते हैं वो टोबैको स्मोक, अभी बोला था मैंने, गुटके में भी बहुत सारी चीजें होती है, उनसे हो जाता है ये सब। और देखिए स्मोक अगर बोला गया तो लंग कैंसर, गुटखा वगैरह चबाएंगे, तंबाकू वगैरह दबाएंगे तो उससे हो जाता है ओरल कैंसर, उससे हो जाता है ओरल कैंसर।
और कह रहा है कैंसर कॉजिंग वायरस भी कुछ होते हैं, यानी बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं, उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। और ये वायरस जो होता है, इनके पास जो जीन होते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन। ये क्या करते क्या है, ये सेवरल जीन होते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन, और उनको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते थे। सेलुलर ऑन्कोजीन का दूसरा नाम प्रोटो ऑन्कोजीन। और ये नॉर्मल सेल में थे कि कैंसरस सेल में? नॉर्मल सेल में कि कैंसरस सेल में? और जब जब कंडीशंस बदलती हैं तो ये ऑन्कोजेनिक सेल्स ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, यानी कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल देते हैं। कैंसर की डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस किए बिना कोई कुछ पॉसिबल ही नहीं है। पहला टेस्ट है बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, यानी जहां पे संदेह है, मान लो अंदर है यहाँ पे, वहां का हल्का सा टुकड़ा निकाल लेंगे स्क्रैच करके, और उसको रंग लेंगे। रंगने के बाद उसका माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे। तो क्या लिखा है, बायोप्सी के केस में सस्पेक्टेड टिश्यू को काट लेंगे, उसका थिन स्लाइस बना लेंगे, ठीक, उसके बाद उसको स्टेन कर देंगे और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और माइक्रोस्कोप को देखने से ही क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। और ये करता कौन है, पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, अब आई रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में एक्सरे का प्रयोग करेंगे, सीटी स्कैनिंग भी होती है, पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, इसमें भी एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई, एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और एमआरआई इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड, क्योंकि इससे 3D इमेज मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ठीक है, 3D तो सीटी स्कैनिंग भी देता है, लिखा हुआ है सीटी स्कैनिंग भी 3D देता है, पर उसमें एक्सरे यूज किया गया इसलिए वो उतना अच्छा नहीं है, वो रेडियो एक्टिव हजार्ड कास्ट कर देगा। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन के लिए सबसे बेस्ट पूछा जाए, जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स यूज की जाती हैं, वो भी नॉन आयोनाइजिंग है, तो एक्यूरेट हुआ कि अनएक्यूरेट? एक्यूरेट। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है एमआरआई। अब देखिए, कह रहा है जैसे एंटीबॉडीज बनती हैं किसी चीज के अगेंस्ट, वैसे ही कैंसर जब कैंसरस सेल जब बन जाती है, कैंसरस सेल हमारी सेल है, अपनी है कि पराई? अब अपनी कहां रही, अब तो हमारे रूल ओबे ही नहीं किया ना उन्होंने, हमारे रूल के अगेंस्ट चली गई। तो क्या बोला, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कह रहा है कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जो होते हैं उनके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी यूज की जाती है, और उससे पता लगा लिया जाता है कि सर्टेन कैंसर है कि नहीं है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तहत आजकल हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति में कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी अगर मान लो मेरा जीन टेस्ट किया गया, इनका जीन टेस्ट किया गया, इनका जीन टेस्ट किया गया, सबका जीन टेस्ट करने के बाद बता दिया गया किसी एक का कि आपका जीन ज्यादा सेंसिटिव है। अगर हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन ज्यादा सेंसिटिव है तो मुझे बचना पड़ेगा, और आपको बोला गया आपका नॉर्मल है तो आपको नहीं बचना पड़ेगा, है ना, उन चीजों से जिनसे कैंसर होने का खतरा कई गुना ज्यादा हो। लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन which predispose and the individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. Such individual may be advised to avoid the exposure of particular cancer. बोलते हैं इस तरह के व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए क्या, एक्सपोजर ऑफ पर्टिकुलर कैंसर विच दे आर ससेप्टिबल टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। यानी जिसको जो लंग कैंसर खतरा है उसको पहले से ही बता देंगे यही स्मोकिंग मत करो क्योंकि लंग कैंसर हो सकता है। कैंसर का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। यानी सर्जरी पहला है, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा इम्यूनोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में करते क्या है, ट्यूमर सेल पर रेडिएशन डालते हैं और उन्हें मार दिया जाता है, लीदली मतलब उसको नुकसान कर दिया जाता है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल टिश्यू है उन्हें कोई नुकसान ना हो। सेवरल कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज की जाती हैं, उन्हें भी कैंसरस सेल को मारने के लिए यूज किया जाता है। Some of specific particular tumor, majority of drugs side effect। बोलते जब कीमो किया जाता है देखा होगा बाल गायब, सबसे पहले देखा होगा बाल गायब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लॉस ऑफ एयर ही करता है, ये देखो लॉस ऑफ एयर, एनीमिया एसेट्रा। और ज्यादातर कैंसर को हम कंबाइंड थेरेपी से यूज करते हैं, यानी ये सारी थेरेपी एक साथ यूज कर लेंगे। ट्यूमर सेल हैव बीन so to avoid detection and destruction by immune system, therefore the patient are given substance called the biological response modifier। ठीक है, biological response modifier को अल्फा इंटरफेरॉन which activate their immune system and helps in destroying the tumor। drug and alcohol abuse,
तो वही तो बोला गया रेडियोथेरेपी। रेडिएशन में रेडियो क्यों वर्ड बोला गया? रेडिएशन से मारा गया तो रेडियोथेरेपी, केमिकल से मारा गया कीमोथेरेपी, काट पीट के हटा दिया गया सर्जरी, और कॉम्बिनेशन का मतलब तीनों को एक साथ यूज कर लिए। सर्वे और स्टेटिक्स ये बताते हैं कि ड्रग और अल्कोहल का यूज बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली यूथ में। दिस इज रियली कॉज ऑफ कंसर्न, यानी ये बहुत बड़ा जागरूक होने की जरूरत है, वरना हार्मफुल इफेक्ट होगा। प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इस डेंजरस प्रभाव से क्या हो, लाइफ स्टाइल जो ये डेंजरस लाइफ स्टाइल चली आ रही है, इससे व्यक्ति दूर रह सके। पहले क्या होता था? पहले शराब पीना पाप माना जाता था, तब भगवान से जोड़ के देखते थे, खुदा से जोड़ के देखते थे। आज शायद ही कोई ये पाप मानता हो। आगे, द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियाइड्स। द ड्रग विच आर कॉमनली यूज्ड आर ओपियाइड्स, यानी कॉमनली जो लिया गया ओपियाइड्स या कैनाबिनाइड्स या कोका एल्कलाइड्स, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, कुछ फंजाई से मिलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि ड्रग्स हमें ज्यादातर कहां से मिलती है? फ्लावरिंग प्लांट्स और फंजाई। ओपियाइड्स आर ड्रग्स, ओपियाइड्स आर ड्रग्स जो कि पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं। इसके लिए रिसेप्टर होते हैं कहां पे? सीएनएस और जीआईटी में, ये सीएनएस और जीआईटी में। और जो हम सबसे कॉमन चीज निकालते हैं हेरोइन, हेरोइन को हम स्मैक भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नेम है 2 एसिटाइल ग्रुप। जोड़ दीजिए, 2 एसिटाइल ग्रुप जोड़ना है मॉर्फिन में, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट है इसका। और ये हेरोइन बिल्कुल नमक जैसी होती है। अब नमक की क्वालिटी बताइए। व्हाइट, ओडरलेस का मतलब स्वाद रहित, ठीक है। ये ओडरलेस क्यों बोला गया? सुगंध रहित। ओडरलेस का मतलब नमक में कोई सुगंध नहीं होती। अच्छा, लेकिन नमक कड़वा नहीं होता, नमक नमकीन होता है। ये कड़वा है, ड्रग है तो कड़वी होगी, तो बिल्कुल नमक जैसा होता है। क्रिस्टल बनाता है, देखो नमक के क्रिस्टल होते हैं, सब याद हो गया। सिर्फ नमक नमकीन होता है और ये बिटर है। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द एसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी इसका एसाइलेशन करने पर मिलता है। और ये लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ये पॉपी प्लांट है, इसके लेटेक्स से मिलता है। और ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका पॉपी प्लांट को हमने पढ़ा था पेपेवर सोमनीफेरम। जनरली ये कैसे सूंघते के सूंघ कर ले सकते हैं या इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं। हेरोइन जो है डिप्रेसेंट है, हमारी बॉडी के फंक्शन को डिप्रेस कर देती है। मतलब इसको लेने के बाद कोई व्यक्ति बहुत हाइपर कंडीशन में है, यानी क्या बहुत ज्यादा अशांत है, तो उसको शांति सी मिलेगी एक तरह से। इसीलिए लोग इसको ड्रग्स अब्यूज कर लेते हैं। कैनाबिनाइड्स, कैनाबिनाइड्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनाइड्स रिसेप्टर। और अभी तक रिसेप्टर कहां था? सीएनएस और जीआईटी। अब रिसेप्टर कहां पे है? ब्रेन में, अभी ब्रेन में है। और कैनाबिनाइड्स जो होता है वो इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है, और पौधे का नाम है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा बोलते भांग का पौधा है ना। फ्लावर के टॉप से, पत्तियों से और रेजिन ऑफ कैनाबिनाइड प्लांट से वेरियस कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, जैसे मर्जियाना, हसिस, चरस, गांजा, ठीक है ना। और भांग भी, भांग इसमें लिखा नहीं, यही तो भांग है। पहला वाला था अफीम और ये है भांग। भांग से ही चरस मिलती है, चरस से ही गांजा, ठीक है ना, और उसी से हसिस और मर्जियाना, ये सारी चीजें मिलती हैं। जनरली जो है इसको इनहेल किया जाता है, इनहेल करते हैं, यानी कि ले रहे हैं, पी के ले रहे हैं, या फिर ओरल इंजेक्शन खा लेते हैं। भांग डायरेक्ट खा लेते हैं लोग, या तो भांग को क्या करते हैं, बीड़ी में डाल के पी लिया, है ना, या मान लो गांजा बीड़ी में डाल के पी लिया, हुक्के में पी लिया, हुक्के में, है ना। या फिर क्या होगा, आपने देखा होगा, या फिर उसको डायरेक्ट भांग निगल लेते हैं कुछ लोग। हाँ, छोटे छोटे वो गोले आते हैं, जो रिक्शे वाले जितने होते हैं ना, वो हमने देखा है, ऐसे खोला उसने, ऐसे निगल लिया ऐसे, और ऐसे आंख एकदम चौड़ी हो गई। आगे, और ये कहां असर डालता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है। ये किसका स्ट्रक्चर है? कैनाबिनाइड्स का। और ये कैनाबिनाइड सटाइवा का पत्ती है, पामेट की पिन्नेट, हाँ पामेट टाइप का है। और ये धतूरा का है, ये धतूरा का है, फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा। किसका? इसका धतूरा, धतूरा। कोका एल्कलाइड को कोकीन बोलते हैं। कोका एल्कलाइड क्या? कोकीन है। और कोकीन कहां से मिलता है? इरिथ्रोजाइलम कोका से।
और ये साउथ अमेरिका का नेटिव है, मतलब वहां का लोकल पौधा है। और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को रोक देता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसमीटर को रोक देता है, डोपामिन। और कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक, कोकीन को कोक या क्रैक भी कहा गया है, और इसको जनरली सूंघ के लेते हैं। और ये एक पावरफुल स्टिमुलेटिंग एक्शन करता है, यानी ये इंक्रीज कर रहा है पावर को, और यही कारण है कि, और ये भी सीएनएस पर काम करता है, और यही कारण है इसको लेने के बाद यूफोरिया प्रोड्यूस होता है। यूफोरिया का मतलब होता है क्या, कि टेम्परेरी खुशी से मिलना, टेम्परेरी खुशी से। अच्छा आप बताओ, कभी कोका कोला पिया है? अब कोका कोला पीते ही एक रिफ्रेशमेंट लगता है, एनर्जी आ गई गर्मी में, मतलब लगता है कुछ ताजगी सा हो गया, क्योंकि कोका कोला में भी थोड़ा सा मिलाया जाता है, बहुत कम, उतना कि जितना गवर्नमेंट अलाउ करती है, जिससे कहते नहीं कोई भी चीज दवा है उसके बाद वो बेकार हो जाती है। दवा के रूप में कोई चीज ली गई तो आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगी, अगर आपने एक्सेस में ले ली तो निगेटिव इफेक्ट दिखाएगी। अच्छा, बहुत मसाले खाएं लाइफ में, मैं वो सब्जी मसालों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, रोज गैस, रोज वो, और जो नहीं भी खाते हैं उनको भी टेस्ट नहीं मिलता। तो मसाले बहुत हल्के खाएं, ना ज्यादा ना कम, ये मैं कह रहा हूं। आप समझ गए हो मैं क्या कहा, यानी ना तो इसको कोकीन को ज्यादा रिकमेंड किया गया ना कम। देखो एक्सेसिव डोज लेने पर हालोसिनेशन हो सकता है। हालोसिनेशन यानी कि आपका सोच और विचार बदल जाएगा, यानी जो रियलिटी है उससे परे चले जाएंगे, यानी इससे आपको आभासी दुनिया मिलेगी, आभासी दुनिया में चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको वो मूवी देखी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें उसको गांधी जी दिखते थे, तो बाद में पता चला ड्रग का ओवरडोज के कारण उसके अंदर ये सब हालोसिनेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई है नहीं और आपको लगेगा कि वो है ना। जैसे अब गांधी जी है ना, हाँ है। आगे, अदर वेल नोन विद द हालोसिनोजिक प्रॉपर्टी, और कौन सा पौधा है जो हालोसिनोजिक है? एक है एट्रोपा बेलाडोना और दूसरा है धतूरा। These days cannabinoids are also being abused by some sportsmen. इन दिनों कैनाबिनाइड्स जो था वो और यूज किया जा रहा है स्पोर्ट्समैन द्वारा, यानी ये यूज नहीं समझो, मिसयूज है। बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटाम्यून और बेंजोडाइजिपिन्स, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि सिमिलर हैं, यानी असर इनका एक जैसे होता है, मेडिसिन की तरह यूज की जाती हैं मेडिकल इलनेस को वो कम करने के लिए। कोई व्यक्ति उसमें नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में चला गया, तो उनको ये दवाएं दी जाती, डॉक्टर देते हैं लिख के। और मॉर्फिन जो होता है वो पेन किलर है, और सीडेटिव का मतलब होता है आपको शांत बनाएगी, हल्का सा नींद लाएगी, हल्का सा नींद लाएगी, और दर्द निवारक है। अक्सर दी जाती है ऑपरेशन के बाद, कहीं लिखा होगा, हाँ, अंडरगॉन सर्जरी, जिनकी सर्जरी कर दी गई है उनको मॉर्फिन के टैबलेट्स दी जाती हैं। सेवरल प्लांट जैसे फ्रूट, सीड, उनमें भी हालोसिनोजिक प्रॉपर्टी होती है। और कह रहा है ये यूज किया जा रहा है हंड्रेड्स ऑफ ईयर से, जो हमारे फोल्क मेडिसिन का मतलब होता है वो जड़ी बूटी वाली दवाएं, खरबिरई क्या बोलते हैं, है ना, होती है, आयुर्वेदा टर्म है ये कुछ, है ना। तो ये, और रिलीजियस सेरेमोनीज, यानी रिलीजियस सेरेमोनीज का मतलब हो गया चढ़ाया जाता है कई सारी चीजें। आप बताओ, धतूरा हुआ, और भी बहुत सारी, सब शिव जी को चढ़ा देते हैं, है ना, और भी धर्म में यूज कर लेते हैं। तो एक प्रचलन बना गया, कुछ धर्म में इस चीज को गिफ्ट कर देते हैं किसी को, तो ऐसे। When these are taken for a purpose, जब बोला गया जब पर्पस के अलावा अदर देन मेडिसिन ली जाती है, और अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो सकता है, व्यक्ति की फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट हो सकता है, इससे ये सारा फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू द हार्ट ड्रग। स्मोकिंग जो है वो कैसी ड्रग है, हार्ट ड्रग है। टोबैको जो है वो 400 सालों से भी ज्यादा यूज किया जा रहा है। टोबैको कब से यूज किया जा रहा है, 400 सालों से ज्यादा यूज किया जा रहा है। और जब टोबैको चबाया जाता है तो उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। एक तो होता है निकोटीन, जो कि एक एल्केलाइड है, और निकोटीन क्या करता है, ये एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एड्रीनलिन निकलने लगता है। और एड्रीनलिन के जैसा और कौन है, नॉर एड्रीनलिन, कहाँ आ जाएगा, ब्लड में। और दोनों आपको पता है बीपी बढ़ाएगा कि घटाएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ाएगा कि घटाएगा,
बढ़ाएगा, जिससे व्यक्ति थोड़ा अलर्ट हो जाता है। तो स्मोकिंग जो होता है वो उससे कैंसर ऑफ लंग्स का खतरा है, और सिर्फ लंग तक ही सीमित नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर और गले से होके पास होगा, थ्रोट कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसिमा तो कॉमन ही है। ठीक है, सबसे पहले होती ब्रोंकाइटिस, इलाज नहीं किया, एम्फीसिमा और इलाज नहीं किया, लंग कैंसर। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है, यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज का मतलब वही हो गया, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर, यानी जब टोबैको पीते हैं या चबाते हैं तो उसकी लार हमारे पेट में चली जाती है, लार जब पेट में जाएगी तो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देगा, गैस्ट्रिक अल्सर। टोबैको चबाना सबसे बड़ा रिस्क कॉज करता है ओरल कैविटी कैंसर। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोकिंग से कार्बन मोनो बढ़ जाती है, और आपको पता है कार्बन मोनो स्टेबल कंपाउंड बना लेती है कि हीमोग्लोबिन के साथ, एक बार जुड़ गई तो कभी नहीं हटेगी, और अगर नहीं हटेगी उसका नाम होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड दिस कॉज द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, बोला गया, आपने देखा होगा सिगरेट का पैकेट हो या गुटखे का पैकेट हो, चेतावनी लिखा होता है, वैधानिक चेतावनी, यानी क्या है वो स्टेटरी वो लिखा होता वार्निंग, स्टेटरी वार्निंग, उसमें लिखा था कि ये गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ा बड़ा फोटो लगाओ, देखा होगा यहाँ का पूरा मांस उड़ गया है, पूरा इसको देखा नहीं जाता, अगर नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं देखा जाएगा, और कैंसर वाला उसे देखता नहीं है, जिसको गुटखा खाना है वो देख देख के उसको हैबिट पड़ जाती है, वो देख भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ, देखते देखते खा जाता है, और कहता भी है, देखो जो नहीं खाता उसको होता है। हाँ, आगे एडोलसेंस और ड्रग एल्कोहल एब्यूज, कह रहा है प्रोसेस है कि वो पीरियड है, आंसर आएगा दोनों। किस मामले में, इसमें व्यक्ति का एटीट्यूड बदल जाता है, उसके जो बिलीफ्स हैं यानी जो जिन पर वो ट्रस्ट कर रहा है वो बदल जाता है, सोसाइटी को अपना मानने लगता है, और ये 12 से 18 सालों का पीरियड होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में एडोलसेंस वो फेज है जिसमें बचपना खत्म होता है और एडल्टहुड आती है। एडोलसेंस जो होता है इसमें बायोलॉजिकल चेंज आता है कि बिहेवियरल की, दोनों आता है, दोनों आ जाता है। और एडोलसेंस जो है ये एक बहुत नाजुक अवस्था है, किस चीज की नाजुक अवस्था है, व्यक्ति के मानसिक विकास की और व्यक्ति की साइकोलॉजिकल विकास की। ये इस समय सबसे ज्यादा मन में होता है क्यूरियोसिटी, जानने की उत्सुकता, एक्साइटमेंट करना, एडवेंचर करना, एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, ये सबसे कॉमन कॉज है, और यही व्यक्ति को अल्कोहल की तरफ भी ले जाता है। और बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है वही एक्सपेरिमेंट करने पे मजबूर करती है उसे। ठीक है ना, और ड्रग या उसका जो भी उसको लगता है वो लेने की कोशिश करता है, पहली बार भले ही उसने ड्रग या अल्कोहल क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंट के लिए लिया हुआ है वो, लेकिन बाद में जब उसे जीवन में समस्याएं आती हैं तो बाद में वो स्ट्रेस के समय लेने लगा, या प्रेशर इन एकेडमिक्स, यानी किसी आईआईटी में पढ़ रहा था फेल हो गया, अब आईआईटी जैसे संस्थान में फेल हो गया, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था फेल हो गया, या फिर मान लो अभी एमएससी कर रहा था फेल हो गया, किसी भी एकेडमिक्स परफॉर्मेंस में कमी आ गई तो ये उसे अल्कोहल की या ड्रग की तरफ खींच लेता है। और कुछ लोग का ये भी मानना है, जैसे उसमें दिखाया गया था, मूवी प्रेरित कर देती है, कबीर सिंह में एक में दो फंसा के, है ना, तो वो दो तो तब तक ठीक था, मैं जा रहा था तो एक ने 3 फंसाया था, और उसी स्टाइल में पी के उड़ा रहा था एकदम, है, और भी छल्ले बना के, तो वो क्या है, कूल दिखने के लिए। या प्रोग्रेसिव टू स्मोक यूज ड्रग या अल्कोहल, इट इज ऑल्सो यूज इन द वे द मेजर कॉज ऑफ यूथ टू स्टार्ट द हैबिट्स, यानी मेजर कॉज ऑफ यूथ टू स्टार्ट दिस हैबिट। शराब किसने खोजी, अंग्रेजी शराब क्यों कहते हैं, अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की थी, दुकान लिखा होता है अंग्रेजी शराब, क्योंकि अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की थी भारत में। उनका मानना था यहाँ के लोगों को बिगाड़ना है, अब वो कैसे बिगाड़ना है, कैसे बिगड़ेंगे। देखो कभी पढ़ो पिछली चीज तो पता चलती है। लोग चाय नहीं पीते थे, पहले उनको चाय फ्री में बंटवाते थे, चाय पीने की लत लगाई तो चाय हमारा ट्रेंड में नहीं था, हम लोग सुबह सुबह गुड़ और पानी खाते थे, पीते थे, है ना, लैया चना खाते थे, अनाज खाते थे, चूड़ा दही खाते थे, ये यहाँ का चीज थी, है ना। वो दूध रोटी खाते थे, दूध चावल खाते थे, है ना, मतलब ये मेन चीज थी।
धीरे धीरे चाय की तरफ चाय फ्री बंटवाने लगे। लोगों को लगा कि अरे अंग्रेज चाय पीते हैं तो हम क्यों नहीं, लग गई लत। आज की डेट पे ऐसे होंगे 100 में 99 लोग जिनको चाय पीने के बाद ही सुकून आता होगा, वरना फिर उनको 2 नंबर नहीं होता है ना, या सर में दर्द बना रहता है, इतनी लत लग गई है ना। उसके अलावा फिर जब बात, अब इतने लोगों, मैक्सिमम लोगों को चाय की लत लग गई, अब शराब की लत लगानी थी तो शराब फ्री बंटवाने लगे, एक एक पैक सबको फ्री में देते थे। करते करते क्या, जो नशेबाज थे उनको आदत लग गई है ना, फ्री 1 साल तक फ्री में दिया, आदत लग गई। उससे उनको 2 फायदे थे, एक बिजनेस तो मिल ही रहा था और देश अपने मुद्दे से डाइवर्ट हो रहा था। भाई क्यों, जब जब सारे बंदे ही गलत काम करेंगे तो सही तरफ कौन ले जाएगा, तो सही तरफ वाले भी लोग थे है ना। ये सब उनकी स्ट्रेटजीज में लिखा हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें, हाँ, टेलीविजन, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब प्रमोट करते थे, ये सब प्रमोट करते हैं इन चीजों को। अदर फैक्टर दैट हैव बीन सीन एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल abuse among the adolescents is unstable या unsupportive family या peer, वो मतलब रोज घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पी के आ रहा है कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, बच्चे ने भी देखा वही माहौल, उसने बोला अच्छा पहले आते ही पी के आओ, अपनी वाइफ को 2 जूते मारो, उसके बाद फिर खाना खाओ सो जाओ, है ना, तो माहौल खराब हो गया पूरा। तो the drugs are frequently used repeated, most imperative things is one fails to realize the inherent addictive nature of alcohol या drug, यानी कि ये कब एडिक्टिव हो जाएगा पता नहीं चलता, व्यक्ति साइकोलॉजिकली अटैच हो जाता है, क्यों, उसे खुशी चाहिए, उसे टेम्परेरी अच्छा नहीं फील हो रहा है, ठीक है, इसकी बिना ड्रग के या अल्कोहल के, और ऐसे करने के लिए उसे प्रेरित करती हैं ये सारी चीजें, और कभी कभी तो ज्यादा ड्रग की मात्रा हो जाने से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, मतलब जान चली जाती है। टॉलरेंस लेवल व्यक्ति का धीरे धीरे बढ़ता है, परिणाम स्वरूप ये होता है कि रिसेप्टर हाई डोज की डिमांड करने लगते हैं, अब उसे और ज्यादा चीज चाहिए होती है, और यही होता है एडिक्शन, और यही एडिक्शन अंग्रेजों ने किया था। However, it should be clearly borne in the mind, ये आपको पता होना चाहिए कि the use of drug even once, एक बार भी अगर ली गई तो ये कारण बन सकती है एडिक्शन का, यानी अगर भूल के भी किसी ने नींद की गोली लेना चालू की और अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो समझ लो अब अगर उसने गोली नहीं ली तो उसे नींद नहीं आ सकती, साइकोलॉजी चेंज कर दी ना, कि आपको ये लगने लगा, उस समय भले ही डॉक्टर आपको डमी गोली दे दे, डमी समझते हो ना आप, यानी जिसमें कोई सॉल्ट नहीं है, मीठी गोली जिसको बोलते हैं, तो भी आपको नींद आ जाएगी, साइकोलॉजी ये है, क्योंकि आप खुद निकाल के खाओगे, पैक्ड दे दूं आपको तो भी नींद आ जाएगी, तो एडिक्शन ऐसी चीज है। Thus the addictive potential of drug या alcohol pulls the user to the vicious circle, यानी एक ऐसा घेरा में खींच लेता है जिससे निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। देखा होगा इसीलिए व्यक्ति क्या, अरे संजू मूवी में क्या दिखाया है, रियलिटी दिखाई है, संजू मूवी में उससे बड़ा ड्रग एडिक्टर कौन दिखाया, उसने खुद एक्सेप्ट किया ना, तभी तो उसकी बायोग्राफी बनी संजू मूवी में, पूरी वो उसने दिखाया कि मैं ड्रग के बिना कितना पागल हो जाता था। संजय दत्त बेचारे उसके ड्रग के चक्कर में ही जल्दी एक्सपायर हो गए। अरे संजय दत्त के पापा कौन, सुनील दत्त है ना, उसकी मम्मी नरगिस है ना, तो उसको कैंसर था, बताया नहीं, इसी चक्कर में वो भाई ड्रग्स में लती थे, उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ खोया, संजू मूवी में यही तो दिखाया गया है। तो यही बोला गया है, अगर कोई फिर देखा होगा उसको ले जाते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहां से भाग आता है, तो यानी व्यक्ति इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि कुछ भी कर गुजरने, मतलब जिसको बोलते हैं ना जुनून, बिल्कुल जुनून, जब जुनून होता है तो फिर ये समझ में नहीं आता कौन सी चीज अच्छी है कौन सी खराब, तो जुनून आ गया उसको। द पर्सन गेट्स एडिक्टेड टू बिकम डिपेंडेंट टू देयर यूज, डिपेंडेंसी की वो चीज होती है जब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अगर हम इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, और उसको ये पाना ही पाना एनी हाउ, जैसे उसने ड्रग के चक्कर में कितने किलोमीटर यात्रा कर ली थी फ्री में, कि चलो मेरा एक दोस्त है वहां चलते हैं और उससे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसे देगा तो फिर देखेंगे, तो दूर जर्नी करके चला गया ड्रग्स के लिए। तो विदाउट सिंड्रोम इसी को बोलते हैं, अगर ड्रग ना मिली या अल्कोहल ना मिला तो जो अचानक से हाथ कांपना, पैर कांपना, बोल ना पाना, जुबान लड़खड़ाना, पसीना पसीना हो जाना, ठीक है ना, और क्या होता है मुंह से खून, नाक से खून, कान से खून आ जाना, ये सारा
दिस इज करेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, सबसे पहले एंजाइटी होती है, सेकीनेस, हाथ पैर कपकपाने लगेंगे, उसके बाद क्या होगी, नाउजिया, उल्टी जैसा महसूस होगा, स्वेटिंग हो जाएगी, और जब ये सारे फीचर तब खत्म हो जाएंगे जब दोबारा ड्रग उसको मिल जाए। कुछ केसेस में तो विड्रावल सिम्टम बहुत घातक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ ड्रग या एल्कोहल अब्यूज, ड्रग या एल्कोहल अब्यूज की बात करते हैं। इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग या एल्कोहल अब्यूज इज मैनिफेस्ट टू फॉर्म द रेकलेस बिहेवियर, यानी पहला क्या है, रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म, वायलेंस, ये सारा। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड्स टू द कोमा एंड डेथ, यानी क्या हो जाएगा, कोमा और डेथ भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, सेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ले ली गई, वो भी अल्कोहल के साथ, मतलब अल्कोहल के साथ नींद की गोली, अल्कोहल के साथ नशे की गोली, अल्कोहल के साथ चरस, अल्कोहल के साथ चरस, गांजा, भांग, अफीम, सब एक साथ, है ना। आप, उसने मूवी में ये भी बोला कि डॉक्टर शॉक हो गया, डॉक्टर से ये बोला कि डॉक्टर ने पूछा तुम कितनी तरह की दवा लेते हो, कितनी तरह की नशे की चीजें लेते हो, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर वो संजू पूछता है डॉक्टर से तुम कितने तरह के जानते हो, तो उसने बोला मैं 500 से 600 जानता हूँ, उसने कहा मैं 5000 प्रकार के नशे ले चुका हूँ। तो जवाब देखिए कितना सॉलिड था, यानी 5 से 6000 प्रकार के नशे होते थे, और डॉक्टर साहब जो एक्सपर्ट थे उसको, उन्होंने आज तक जीवन में उनको 2500 पढ़ाए गए थे, 500 से 600, और वो इतने नशे वाली चीजें लेता था अकेले। The combination of drugs of this intake along with the alcohol generally results in overdosing and even death, कह रहा है इससे overdosing हो सकती है, death हो सकती है। The most common warning sign of drug and alcohol abuse among the youth drop in the academics performance, यानी क्या, सबसे बड़ा चीज है क्या, जो सिम्टम्स है क्या, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस में कमी आने लगेगी अगर कोई ड्रग या अल्कोहल ले रहा है, स्कूल या कॉलेज से गोल करने लगेगा, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, देखा होगा बाल वोल बिखरे होंगे, कोई सफाई पे ध्यान नहीं देगा, देखा होगा नशेबाज अलग ही नजर आते हैं, है ना, देखा होगा अलग ही, बिल्कुल बाल वाल एकदम, बाल झाड़ने की तमीज नहीं, कोई कपड़े बिखरे हैं, बिखरे रहने दो, है, और वो क्या होगा, बिल्कुल अलग आपको दिख जाएगा। तो आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिग, एग्रेसिवनेस, रिबेलियस बिहेवियर, डेटियोरेटिंग रिलेशनशिप ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, लॉस ऑफ हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, ये सारा आ जाएगा। देयर मे बी इवन सम फार रीचिंग implications of drug alcohol abuse if abuser of unable to get money to buy the drug या alcohol, he or she may turn to stealing, यानी अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है, चोरी करना प्रारंभ कर दिया। Adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol, कहते हैं कि restricted person जो है उसको अगर ये चीज नहीं मिली तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, और किसके साथ, खुद के साथ तो होंगी, और जो घर में है उनको भी फाइनेंशियल दिक्कतें आ जाएंगी, यानी क्या, चोरी करना, ये सारी चीजें। और आपको पता है अगर उसने कोई इंट्रावेनस ड्रग लिया तो क्या हो जाएगा, एड्स और हेपेटाइटिस तो भी मिल गया, और बोल रहा है दोनों ही कितने खतरनाक है आप जानते ही हो, और कह रहा है याद रखिए दोनों ही एसटीडी भी थे, ठीक है। अल्कोहल ऑफ यूज ऑफ अल्कोहल ड्रग एडोलसेंस आल्सो में कॉमन टर्म इफेक्ट, जैसे ड्रिंकिंग से क्या हो जाता है, क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाता है, मेमोरी पावर वीक हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, और चीजें भूल जाएगा व्यक्ति, और न्यूराइटिस हो सकती है, यानी क्या, नर्वस सिस्टम में जलन टाइप की, आइटिस का मतलब जलन होना। उसके अलावा लिवर, तो आपको पता है लिवर सिरोसिस और लिवर डैमेज हो जाएगा। उसके बाद द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज एडवर्सली इफेक्ट टू द फिटस, यानी फिटस पर एडवर्स इफेक्ट आएगा। एक दूसरा मिसयूज ये है क्या, कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं, दे यूज या मिसयूज नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स, यानी ये क्या होता है, ये सारी चीजें लेते हैं। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क, यानी क्या होता है, ड्रग लेते हैं ताकि अपनी बॉडी को दिखा सके, देखा होगा WWF फाइट में, या बाकी कहीं पे वो जो हेल्थ वाला होता है, वेट लिफ्टिंग वाला होता है, उस केस में ये इसका साइड इफेक्ट क्या हो जाता है,
साइड इफेक्ट होता है फीमेल ने अगर लिया तो उसके अंदर मेल्स वाले कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं और एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मूड स्विंग मतलब अनस्टेबल हो जाना, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, आवाज में बदलाव आ जाते हैं। मेल में एक्ने होने लगेगी, एग्रेसिवनेस आ जाएगा, इसमें भी मूड स्विंग और डिप्रेशन हुआ, उसमें भी मूड स्विंग और डिप्रेशन हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें क्लाइटोरिस का साइज बढ़ गया था, इसमें टेस्टिकल का साइज छोटा हो गया, उल्टा हो रहा है ना, वहां क्लाइटोरिस का साइज बढ़ रहा था, यहाँ टेस्टिकल का साइज छोटा हो गया, और इसीलिए स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा। और फिर क्या बोला गया, लिवर, ये कह रहा है किडनी और लिवर डिस्फंक्शन हो जाएगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा मेल में, और बाल्डनेस आ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है। और अगर ऐसा लंबे समय तक रहा तो इन एडोलसेंस मेल एंड फीमेल सीवियर फेशियल बॉडी एक्ने, यानी फेशियल एक्ने होगा, बॉडी पे कहीं एक्ने हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाती है हड्डियों की, इससे बहुत धीमी ग्रोथ होने लगती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सीधे सीधे आपको देखना है, ये सब कुछ नहीं आएगा, बस हेडिंग, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, इससे कुछ नहीं आता, केवल कह रहा है फालतू का दबाव ना डाले, किसी पर फालतू का दबाव नहीं होना चाहिए, वरना व्यक्ति उस तरफ बढ़ता है, जैसे क्या होता है बहुत ज्यादा दबाव होगा तो व्यक्ति ड्रग्स की तरफ जा सकता है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, यानी एजुकेशन और काउंसलिंग करनी चाहिए, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग फॉर डेंजरस साइन, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। तो ये यहां से कुछ नहीं आता है, यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आया आज तक, है ना। कुछ करा दे क्वेश्चन। स्मैक फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, हेरोइन जिसको स्मैक कहते हैं, क्या है, डाई एसाइल मॉर्फिन, वाइट है, क्रिस्टलाइन है, सही है ना। विच इज मैच पेयर, जो करेक्ट है, कैनाबिनाइड्स के लिए रिसेप्टर जीआईटी में होते, गलत, ब्रेन में थे। फिर ओपियाइड्स के लिए रिसेप्टर सीएनएस में होता है, हो सकता है। फिर कह रहा है कोका एल्कलाइड्स के लिए रिसेप्टर पीएनएस में होता है, गलत हो गया। एलएसडी जो होता है रिसेप्टर प्रेजेंट इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, गलत हो गया, तो सेकंड सही है। ये बताइए ये क्या है, लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, और ये क्या होता है, ये है पॉपी, क्योंकि ये देखो वो है पॉपी का वो, हाँ फ्रूट, तो क्या होगा, कह रहा है मैच कराइए, आई लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका है, तो आई किसकी लीफ है, देखो आपकी एनसीईआरटी में लीफ बनी थी कि नहीं बनी थी, जो हमने पूछा कंपाउंड पामेट, कैनाबिस सटाइवा, तो ये हो जाएगा कैनाबिस, फर्स्ट होना चाहिए द लीव्स ऑफ, सेकंड है कैना, नहीं सेकंड तो पेपेवर है ना, वो ये कह रहा है कि या तो इससे मैच कराओ या तो इससे मैच कराओ, कोई एक ही मैच हो रहा है। तो फर्स्ट में लीफ ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका, तो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड है ओपियम पॉपी, ठीक है, अफेक्ट द सेंट्रल ना, ये सही है, सेकंड सही है। Which of following statement is correct? Barbiturates produce a sense of euphoria and increase energy. गलत हो गया, बार्बिट्यूरेट्स तो मेंटल इलनेस का इलाज करने के लिए किया जाता था, हेरोइन एक्सिलरेट कर देता है गलत हो गया। मॉर्फिन जो होता है पेशेंट को दिया जाता है जो सर्जरी जिनकी हो गई है, तो सही है। ऑपियम स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज हालुसिनेशन, तो ये गलत हो गया, ये सही है ना, थर्ड। ये बताइए, मॉर्फिन है और क्या, पेपेवर, और ये क्या है, नहीं सोर्स पूछ लिया है, फर्स्ट मॉर्फिन है, चलो
सोर्स है पेपेवर सोमनीफेरम, सही है, तो पहला ही मैच हो गया। बाकी धतूरा तो कहीं है नहीं, ठीक है। फर्स्ट मॉर्फिन एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त नहीं होता, गलत हो गया। फिर बताइए ये वाला, गांजा इंजेक्शन से लिया जाता गांजा, नहीं गलत है। हसिस, हाँ जनरली हेरोइन ओरल इंजेक्शन, नहीं इंजेक्शन, थर्ड सही है। ये इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू कोकीन, स्नोटिंग से ले सकते हैं, सही है। ये इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम, ये ठीक है, ये गलत है, क्योंकि पता है कोकीन तो स्टिमुलेट कर देता है। अभी क्या बोला था, कोक जो पीते हैं तो लगता है कुछ एनर्जी सी आ गई। ये बताइए, धतूरा है पहला। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ डैश एंड डैश प्लांट हैव होलोसिनोजिक प्रॉपर्टी, कौन सा हो जाएगा? यानी एक्सट्रैक्ट ऑफ डैश यानी क्या, एरिथ्रोजाइलम कोका और एट्रोप, ये सही है, थर्ड सही है। विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स यूज टू कैनाबिस सटाइवा कैन नॉट बी यूज्ड, हाँ रूट का भी यूज नहीं होता है। ये तो हो ही जाएगा, मैचिंग टाइप का। ये बताइए, स्मैक एंटी डिप्रेसेंट था, हाँ बेंजोटाइप मेडिसिन फॉर, और कैनाबिनाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम लीफ ऑफ कैनाबिस सटाइवा, सही है ना? ये ठीक लग रहा है। नहीं गांजा कहाँ हालुसिनोजेशन, गांजा हालुसिनोजेशन नहीं होता, ये गलत है। ये सही है लेकिन इसमें दोनों लिखने चाहिए, मेंटल इलनेस और इंसोम्निया दोनों आना चाहिए। ये डिप्रेशन के लिए बोला है, ये है ना, विटामिन और बार्बिट्यूरेट्स। वार्निंग साइन, ये देखो उस तरह का क्वेश्चन अगर आया भी तो ऐसा आएगा। वार्निंग साइन क्या था? हाँ, परफॉर्मेंस में कमी आना, स्कूल या कॉलेज में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की एब्सेंट होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन, ये सही है। आइसोलेशन डिप्रेशन, ये सही है। तो यानी कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा, सेकंड। ये बताइए 24, मिसयूज बाय द स्पोर्टमैन टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए क्या लेते हैं? ये लेते हैं डायूरेटिक्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स और नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक, यही लेते हैं ना। पूछ रहा है ऐसा, स्पोर्टमैन किसको मिसयूज करते हैं? इसको मिसयूज करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ लेस एनाबोलिक, नहीं, इफेक्ट ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड इन फीमेल, साइड इफेक्ट क्या? इंक्रीज, हाँ ये सही है। प्री मैच्योर बार्डलेस फीमेल में नहीं आती, मेल में होता है, ठीक है। डीपनिंग, हाँ ये है, होता है। एक्सेसिव, ये होता है, दोनों में होता है। तो यानी हुआ पहला, तीसरा और चौथा, यानी फोर्थ ऑप्शन होगी। तो इसके भी कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए।